हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर समन और आज हम पढ़ेंगे कॉर्निया की फिजियोलॉजी, द फिजियोलॉजी और द फंक्शन ऑफ कॉर्निया, राइट? So we all know that cornea forms the anterior most structure of the eyeball. तो इसलिए कॉर्निया हमें स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी तो प्रोवाइड कर ही रहा है आईबॉल को. इट डज प्रोवाइड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी टू द eyeball, but the main and the major and the foremost function of cornea is refraction. So cornea is your main refractive element of your eye. कॉर्निया का रिफ्रैक्शन में इतना इंपॉर्टेंट रोल है that the human eye has a total refractive power of 60 diopters. 60 डायोप्टर के करीब ह्यूमन आई की पावर है, and out of these 60 diopters 3/4 is contributed by cornea alone. 3/4 is equal to around 45 diopters, and the remaining 15 diopter power is contributed by the crystalline lens. So therefore cornea, it forms a major refractive element of your eye, contributing 45 diopters of the refractive power. So the first and the foremost and the major function of cornea is being a refractive element of your eye. Now refractive element होने के लिए it is very important that the cornea has to remain transparent. The cornea has to remain transparent. So now let's try to understand कि कॉर्निया के जो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने पिछली स्लाइड में पिछले लेक्चर में पढ़े थे. आपको ये सारा मैटर लिखने की ज़रूरत नहीं है. यू प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ये सारा आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में फेसबुक पेज पे मिल जाएगा. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कॉर्निया के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कॉर्निया को ट्रांसपेरेंट रखने में कैसे हेल्प करते हैं. सो हाउ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कॉर्निया हेल्प इन मेंटेनिंग द कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी. वील ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स. जैसे कि हमने पढ़ा था कि सबसे पहले वील ड्रॉ द स्ट्रोमा. इसके ऊपर सेल्स की लेयर एपिथेलियम, नीचे वाला एंडोथेलियम, दोनों के बीच मूवमेंट्स लेयर, और इधर दोनों के बीच स्ट्रोमा और एंडोथेलियम के बीच में डेसिमस मेम्ब्रेन. सी, इसको समझने के लिए आप इसको ऐसे याद करो कि द कॉर्निया इज बेस्ड विद फ्लूइड ऑन बोथ द साइड्स. कॉर्निया के बाहर की तरफ भी फ्लूइड है, अंदर की तरफ भी फ्लूइड है. बाहर की तरफ जो फ्लूइड है दैट इज द टीयर फिल्म, जिसकी भी जो मेजर कॉम्पोजिशन है टीयर्स की दैट इज वाटर या एक्वस, यू कैन से वाटर बेसिकली. और इनसाइड की तरफ जो फ्लूइड है दैट इज द एक्वस और द एक्वस ह्यूमर. Now दोनों ही तरफ से fluid will have a tendency to go towards the cornea, to go inside the cornea, right? So this fluid can also go inside, and this aqueous can also go inside the cornea, यानी कि towards the corneal stroma, and even the intraocular pressure. This will also have a tendency to push this fluid towards the corneal stroma. और एक और फैक्टर हमने याद रखना है कि जो कॉर्निया का स्ट्रोमा है, we'll try to reconcile this. स्ट्रोमा में द मेजर पोर्शन इज कोलेजन, पर जो स्ट्रोमा का नॉन कोलेजिनस पार्ट है दैट इज दी जो ग्लाइकोप्रोटीन वाला पार्ट है, इसकी भी टेंडेंसी है वाटर एब्जॉर्ब करने की या वाटर इम्बाइब करने की. तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं विच विल ऑलवेज ट्राई टू fill your cornea with fluid या water, यानी कि water in the tear film, water in the aqueous, and the imbibition tendency of the corneal stroma. So इन सभी के बीच में हमने कॉर्निया को या कॉर्नियल के स्ट्रोमा को we have to maintain it in a relatively dehydrated state. Now what does this mean? Relatively dehydrated state means कि कॉर्निया के स्ट्रोमा में भी जो
composition है the corneal stroma, it also comprises of around 78% of water. So cornea के stroma में भी water है, but this amount of water is less than that which is present on the outside. So therefore we say that the cornea or the corneal stroma has to be maintained in a relatively dehydrated condition for adequate functioning या transparency of the cornea. So let's try to understand how these individual layers they contribute towards maintaining the corneal transparency. अब एपिथेलियम के बारे में हम दो चीज याद रखेंगे कि व्हाट्स द रोल ऑफ एपिथेलियम इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ कॉर्निया. नंबर 1 के एपिथेलियल जो सेल्स हैं इनमें आपस में यानी कि इनकी लैटरल जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके बीच में देयर आर टाइट जंक्शंस. सो बिकॉज एपिथेलियम की मेम्ब्रेन्स में लेटरल मेम्ब्रेन्स में टाइट जंक्शंस हैं, सो दिस एपिथेलियम इट therefore acts as a physical barrier. So the epithelium is the physical barrier. Physical barrier means कि epithelium will not allow any pathogen or any fluid to enter into the corneal stroma from the outside. So the epithelium it comprises of these tight junctions and ये tight junctions की presence की वजह से the epithelial cells they act as a physical barrier. और इसके अलावा जो एपिथेलियल सेल्स हैं या जो एपिथेलियम है इट ऑल्सो हैज सर्टेन ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज. तो इसको हम जस्ट ऐसे ही याद रखेंगे कि व्हाट आर द ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द एपिथेलियम. द एपिथेलियम हैज अ एक्टिव सोडियम पोटेशियम एटीपीएज. एपिथेलियम में भी सोडियम पोटेशियम एटीपीएज एक्टिविटी है. Plus epithelium also has a chloride transport. Epithelium also has a chloride transport which is coupled with cyclic AMP. So epithelial cells की transport property है that is they actively have this sodium potassium ATPase activity plus they have a chloride transport. So इसका net result क्या है कि there is a net movement of sodium and chloride from the stroma towards the tears. So the epithelial cells they do function actively to maintain the composition of sodium chloride or the net movement of sodium chloride from the stroma towards the tears. Now similar to the epithelial cells, the endothelium. So the transport properties of the endothelium are more important, more contributory as compared to epithelium. But just like the epithelium, the corneal endothelium also has this active energy dependent, you can say active pumps. तो जस्ट हमने इनके नाम याद रखने हैं कि दी एंडोथेलियल सेल्स दे ऑल्सो हैव अ सोडियम पोटेशियम एटीपेज एक्टिविटी प्लस दे हैव अ बाइकार्बोनेट एक्टिविटी. दी एंडोथेलियल सेल्स दे हैव अ सोडियम पोटेशियम एक्टिव एटीपेज एक्टिविटी एंड दे हैव अ बाइकार्बोनेट एक्टिविटी. और इन सभी का फंक्शन क्या है? टू मूव द सॉल्यूट फ्रॉम द स्ट्रोमा टुवर्ड्स द एक्वस. So the endothelial cells will function to move the solute out from the stroma towards the aqueous. अब क्या होता है कि जब भी solute स्ट्रोमा से टीयर्स की तरफ जाएगा या स्ट्रोमा से एक्वस की तरफ जाएगा तो it basically creates an osmotic pressure gradient. So it creates an osmotic pressure gradient और यही ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट है जो आपके फ्लूइड को या आपके वाटर कंटेंट को बैलेंस रखता है सो दैट द स्ट्रोमा इज मेंटेन्ड इन अ relatively dehydrated state. So therefore the major function in maintaining the corneal transparency
is contributed by the corneal endothelium. Endothelial cells का main function है because of the presence of these active transport pumps that there will be a net movement of solute from the stroma towards the aqueous plus the active energy dependent activity of the epithelial cells. So ये दोनों layers जो हैं, this is how they contribute in maintaining the corneal stroma in a relatively dehydrated state, which is important for the corneal transparency. And बस अब हमारे पास रह गया है स्ट्रोमा. स्ट्रोमा के बारे में जैसे हमने पहले भी पढ़ा था अनाटॉमी में कि द स्ट्रोमा इट मेनली कंप्राइजेज ऑफ कोलेजन फिब्रिल्स. और ये जो कोलेजन फिब्रिल्स हैं स्ट्रोमा के, सो दे आल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी. कैसे कि दीज फिब्रिल्स दे आर ऑफ यूनिफॉर्म डायामीटर. These fibrils, they are of uniform diameter. They are arranged in lamellae, and I told you कि ये जो lamellae हैं, they run parallel to one another. So the stroma it comprises of collagen fibrils, and these fibrils, because they are of uniform diameter, arranged in lamellae which run parallel to one another, because they are unbranched, and they have a very important and a regular arrangement. So ये सभी factors corneal stroma के collagen fibrils के, और आप एक और याद रख सकते हो कि that the diameter of the fibrils is less than half the wavelength of light. So because of these factors, this arrangement, this unique and a very important arrangement, it also contributes towards the corneal transparency. So therefore the function of cornea is being the refractive element of the eye, and in maintaining this refractive element of the eye, in maintaining the transparency of the cornea, there is a contribution by the epithelium, by the endothelium, and by the very unique arrangement of the corneal stromal collagen fibrils. So any doubt, any suggestion, any feedback, most welcome. So you can send any of your doubt, any feedback on my Facebook page, that is ophthalmology. We have a space here, space at, space home. Then you can send your queries on my mail ID as well. That's Gmail, ophthalmology, no space, at home @gmail.com. And you can visit my YouTube page, my YouTube channel. That's again ophthalmology, space, at home. On YouTube you can also search as corneal space anatomy. That was for my previous lectures. For today we will have corneal space physiology. Corneal physiology. Thank you for your patience listening.